नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज बुलेटिन में आपको बताएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना महामारी के खिलाफ समन्वित प्रयासों की सराहना की है और देश में आर्थिक मजबूती और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है। वहीं भारत ने चीन को दो टूक में कह दिया है कि पूर्वी लद्दाख में उसे अपनी गतिविधियों पर रोक लगानी चाहिए। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की 17वीं बैठक हुई। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज राधा स्वामी सत्संग व्यास सेंटर का दौरा किया। इसके अलावा देश और दुनिया में कोविड-19 की क्या स्थिति है, इसे रोकने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, इसके बारे में भी बुलेटिन पे नजर डालेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने लोगों के हित और विकास के अनुकूल निर्णय लेकर अर्थव्यवस्था से जुड़े मसलों को हल किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अर्थव्यवस्था से संबंधित अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों मुद्दों पर ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री डॉक्टर जोसेफ मार थोमा मेट्रोपॉलिटन के 90वें जन्मदिन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ समन्वित प्रयासों की उन्होंने सराहना की और देश में आर्थिक मजबूती और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत का भी आह्वान किया। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और आत्मनिर्भर भारत अभियान से रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को डॉक्टर जोसेफ मार थोमा मेट्रोपॉलिटन के 90वें जन्मदिन समारोह में ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए विकास का काम कर रही है। Our government has always been guided by sensitivity and a long-term vision to make India a growth engine. We have taken decisions not from comfortable government office in Delhi, but after feedback from people of the ground. It is this spirit that ensured every Indian has access to a bank account. Over 8 crore families have access to smoke-free kitchens. Over 1.5 crore houses have been made to give shelter to the homeless. India is home to the largest healthcare scheme in the world, Ayushman Bharat. Over a crore people have got quality treatment. For the poor, we are bringing one nation, one ration card scheme to help them where they are. For the middle class, we have brought a number of initiatives to boost ease of living. For farmers, we have increased the MSP and made sure they get the right price. And we are making the sector free from middlemen. इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लिया। उन्होंने कहा कि कोरोना योद्धाओं की मदद से भारत मजबूती के साथ कोरोना से लड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों ने भारत पर कोरोना वायरस का बहुत गंभीर प्रभाव पड़ने की भविष्यवाणी की थी, लेकिन सरकार और जनता के समन्वित प्रयासों से भारत में हालात कई अन्य देशों की तुलना में काफी बेहतर हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने लोगों से अब और अधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट के इस दौर में 130 करोड़ भारतीयों के लिए आर्थिक विकास और समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना भी जरूरी है, ताकि व्यापार और कारोबार का पहिया घूमता रहे और कृषि क्षेत्र फलता फूलता रहे। A people-driven fight has given good results so far, but can we let our guard down? No, not at all. In fact, we have to be
even more careful now, wearing masks, social distancing, 2 गज की दूरी, avoiding crowded places, regular hand washing. These remains important. At the same time, in the last few weeks, the government of India has addressed both short-term and long-term issues relating to the economy. From the sea to space, from the farms to the factories, people-friendly and growth-friendly decisions have been taken. The call for Atmanirbhar Bharat, self-reliant India, will ensure economic strength and prosperity for every Indian. A month ago, the Union Cabinet cleared the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. This scheme is going to transform our fisheries sector. डॉक्टर जोसेफ मारथोमा ने कोरोना के खिलाफ केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयासों की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य कर्मचारियों और पुलिस के प्रयासों को भी सराहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर जोसेफ मारथोमा ने समाज और राष्ट्र की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उन्होंने डॉक्टर जोसेफ मारथोमा के कुशल स्वास्थ्य की कामना भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अब बात कोविड-19 की। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 5 लाख के पार पहुंच गया है, लेकिन करीब 3 लाख लोग अब तक कोरोना को मात दे चुके हैं और रिकवरी रेट 58.13% हो गया है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के सबसे ज्यादा 18,552 नए मामले सामने आए हैं और 384 लोगों की जान गई है। भारत में कोरोना वायरस मरीजों की कुल संख्या 5,08,953 हो गई है और अब तक इस वायरस से 15,685 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटों में 10,244 लोग ठीक भी हुए हैं और 2,95,881 मरीज कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं। भारत में रिकवरी रेट 58.13% पर पहुंच गया है। कोरोना की टेस्टिंग में भी तेजी आई है। देश में 1026 लैब्स में टेस्टिंग हो रही है। शुक्रवार को एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा 2,20,489 नमूनों की जांच की गई और अब तक कुल 89,96,707 सैंपलों की जांच की जा चुकी है। देश में कोरोना वायरस संक्रमितों का आंकड़ा 4 लाख से 5 लाख पहुंचने में 6 दिन लगे हैं। इस हफ्ते के औसतन अगर हम देखें तो ये 17,000 केस रोजाना दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान के सबसे ज़्यादा 18,500 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। देश में पहले 1 लाख कोरोना केस 110 दिन में सामने आए थे, लेकिन टेस्टिंग का दायरा बढ़ने से करीब 40 दिन में 4 लाख केस सामने आ चुके हैं और इसकी रफ्तार तेज हो गई है। देश में कोरोना मामलों की रफ्तार पर नजर डालें तो केरल में 30 जनवरी को पहले कोविड-19 मामले का पता चला था। इसके बाद 110 दिन यानी 19 मई को देश में 1 लाख कोरोना केस दर्ज किए गए। इसके 15 दिन बाद 3 जून को यानी 125 दिन में भारत के कोरोना वायरस केस का आंकड़ा 2 लाख तक पहुंच गया। लॉकडाउन खुलने और जांच का दायरा बढ़ने से संक्रमण के मामलों में तेजी दर्ज की गई। सिर्फ 10 दिन में संक्रमण की संख्या 2 लाख से 3 लाख पहुंच गई। इसके बाद 8 दिन में ये आंकड़ा 4 लाख और फिर 6 दिन में 5 लाख की संख्या को पार कर गया। इस तरह देश में कोरोना के मामलों को 5 लाख की संख्या तक पहुंचने में 149 दिन का समय लगा है। भारत इस वक्त कोरोना में सबसे ज्यादा पीड़ित देशों की सूची में चौथे स्थान पर है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5 लाख तक पहुंचने में 149 दिन लगे, जबकि अमेरिका में 5 लाख केस 80 दिन में और ब्राजील में 95 दिन में ही सामने आ गए थे। वहीं रूस में 122 दिन में 5 लाख कोरोना के मरीज हो गए थे। देश में भले ही कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हों, लेकिन 1 लाख से 5 लाख संक्रमण पहुंचने के दौरान ग्रोथ रेट में लगातार कमी देखने को मिली है।
वहीं इस दौरान डबलिंग टाइम भी बढ़ा है। कोरोना से मरने वालों की दर भी 3% के पास ही रही है। 1 लाख केस के समय रिकवरी रेट 38% से ज्यादा था, जो 5 लाख होते होते 58% से अधिक हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की 17वीं बैठक हुई। जीओएम को देश में कोविड-19 के मामलों की वर्तमान स्थिति, रिकवरी और मृत्यु दर, दोगुना होने के दर, टेस्टिंग क्षमता में सुधार और विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के बारे में जानकारी दी गई। कोरोना महामारी से निपटने के लिए फरवरी महीने में ये जीओएम बनाया गया था, जो समय समय पर देश में कोरोना के हालात की समीक्षा करता है। जीओएम को बताया गया कि राज्यों को लगातार बताया जा रहा है कि कोरोना को रोकने के लिए किन क्षेत्र में प्रमुखता से फोकस करना है, जिसमें टेस्टिंग क्षमता का पूरा उपयोग करना, संक्रमण की रोकथाम के उपाय और निगरानी करना, दूसरी बीमारी से पीड़ित लोगों और बुजुर्ग लोगों की निगरानी पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। साथ ही उभरते हॉटस्पॉट का पता लगाने के लिए आरोग्य सेतु जैसे डिजिटल साधनों का लाभ उठाना है। मरीजों की देखभाल के लिए बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और उपकरण जैसे बुनियादी ढांचे की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करना है। अब तक राज्यों की मदद के लिए विशेषज्ञों की 15 केंद्रीय टीमें बनाई जा चुकी हैं। फिलहाल एक टीम कोविड-19 के प्रबंधन के लिए चल रहे प्रयासों को मजबूत करने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना का दौरा कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि करीब 13 लाख बेड की व्यवस्था की है, जिसे आगे आने वाले दिनों में बढ़ाया जाएगा। आज सारे देश में हमने कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स, कोविड की जो हेल्थ सेंटर्स हैं और इसी तरह से कोविड केयर सेंटर्स हैं, इन सब फैसिलिटीज़ को विकसित करके लगभग 13 लाख के करीब बेड्स की जो है व्यवस्था की है। और आने वाले समय के लिए भी कोई भी और भी विषम परिस्थिति अगर आए तो उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन का काम है वो डायनेमिक तरीके से लगातार देश के अंदर चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के लिए नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल में संशोधन किया है। इसके तहत अब ऑक्सीजन सपोर्ट वाले मध्यम और गंभीर स्थिति वाले कोरोना वायरस मरीजों को मेथिलप्रेडनिसोलोन के विकल्प के रूप में ग्लूकोकोर्टिकोस्टेरॉइड और डेक्सामेथासोन के प्रयोग की अनुमति दी गई है। वहीं देश भर में कोविड-19 महामारी के मुकाबले के लिए राज्य सरकारों की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली की तरह मुंबई नगर प्रशासन शहर में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 3 वार्ड में सेरो सर्वेक्षण करा रहा है। ये सर्वेक्षण नीति आयोग, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और कुछ अन्य संस्थान मिलकर संचालित कर रहे हैं। सर्वेक्षण के दौरान खून के 10,000 नमूनों की जांच की जाएगी। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम को लेकर झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। वहीं असम में शाम 7 बजे से 12 घंटे का रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा और कोविड-19 के मामलों में वृद्धि को देखते हुए 28 जून आधी रात से कामरूप जिले में 14 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए सरकार अन्य शहरों और निकाय क्षेत्रों में आज से हर सप्ताहांत पर संपूर्ण लॉकडाउन लागू कर चुकी है। वहीं उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कोरोना की जांच की कीमत प्राइवेट लैब के लिए अधिकतम 2,400 रुपए तय कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज राधास्वामी सत्संग व्यास सेंटर का दौरा किया। राजधानी दिल्ली में राधास्वामी सत्संग व्यास केंद्र को 10,000 बेड वाले सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर के तौर पर बनाया गया है और यहां 10% बेड में ऑक्सीजन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। यहां भर्ती होने से लेकर डिस्चार्ज होने तक की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक है। आईटीबीपी के डीजी एसएस देसवाल ने भी कल सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर की मेडिकल टीम की तैयारियों का जायजा लिया। आईटीबीपी को इस विशालतम कोविड केयर सेंटर के संचालन की नोडल एजेंसी बनाया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कोरोना से लड़ने के लिए बेड, टेस्टिंग, ऑक्सीजन, प्लाज्मा थेरेपी, सर्वे और स्क्रीनिंग को हथियार बनाया गया है। उन्होंने कहा कि राजधानी में कोरोना संक्रमित लोगों के लिए पर्याप्त बेड और तैयारियां हैं। आज से दिल्ली में संक्रमण के प्रसार का पता लगाने के लिए सीरोलॉजिकल सर्वे शुरू किया गया है। सर्वेक्षण के दौरान 20,000 लोगों के रक्त के नमूने लिए जाएंगे। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 77,000 के पार पहुंच गया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में कोरोना के हालात के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज रोजाना दिल्ली में 20,000 टेस्टिंग हो रही है। अस्पतालों में 40% बेड बढ़ाए गए हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमित लोगों के लिए 13,500 बेड हैं। अभी आधे से ज्यादा बेड खाली हैं। अभी बेड्स की फिलहाल कमी नहीं है, प्राइवेट में भी और सरकार में भी। लेकिन हमें हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना। अभी आगे का भी हम इंतजाम कर रहे हैं। और भी बेड्स खाली पड़े रहे बेड्स, लेकिन बाई चांस कल को कोरोना बढ़ गया तो उसकी तैयारी करनी है, इसलिए और भी खूब बेड्स का हम इंतजाम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली कोरोना से 5 हथियार से लड़ रही है, जिसमें बेड की संख्या बढ़ाने, टेस्टिंग और आइसोलेशन, ऑक्सीजन और ऑक्सीमीटर, प्लाज्मा थेरेपी, सर्वे और स्क्रीनिंग शामिल हैं। जीत निश्चित है, लेकिन जीत कब होगी ये नहीं कह सकते। कोरोना हारेगा, दिल्ली जीतेगी और ये पांचों हथियार खूब कारगर साबित हो रहे हैं। दिल्ली में आज से सेरोलॉजिकल सर्वे शुरू किया गया है। इससे कोविड महामारी का व्यापक तौर पर विश्लेषण हो पाएगा। एनसीडीसी और दिल्ली सरकार मिलकर ये सर्वे कर रही है। कोरोना स्क्रीनिंग के मदद से 2-2 सदस्यों वाली कम से कम 1,100 टीमों का गठन किया गया है। वो घर घर जाकर कोरोना वायरस संक्रमण के संबंध में सर्वेक्षण का काम पूरा करेंगी। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और अब एक नजर डालते हैं विश्व भर में कोविड-19 के मामलों पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में अब तक लगभग 96 लाख लोग कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 4,89,000 से अधिक लोगों की इस बीमारी के चलते मौत हुई है। कुछ देशों ने इस पर कुछ हद तक नियंत्रण पा लिया है, लेकिन कई देश ऐसे भी हैं जहां ये बीमारी फिर से पांव फैला रही है। अमेरिका में शुक्रवार को संक्रमित मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। इस इजाफे का कारण नौजवानों को बताया जा रहा है, जो लापरवाही बरत रहे हैं। ये नौजवान मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। यही वजह है कि एरिजोना, कैलिफोर्निया, नवादा, मिसिसिपी, टेक्सास और ओक्लाहोमा नए हॉटस्पॉट बनकर उभरे हैं। मौके की गंभीरता को देखते हुए फ्लोरिडा और टेक्सास सहित करीब 5 स्टेट्स ने लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया को टालने का फैसला किया है। कोरोना संक्रमण के मामले में 12,75,000 केसेस के साथ ब्राजील दूसरे स्थान पर है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी देश हैं जहां कोरोना पर नियंत्रण पा लिया गया था, लेकिन फिर से नए मामले सामने आ रहे हैं। जापान में हाल ही में कोविड-19 के 55 नए मामले दर्ज किए गए हैं। चीन में भी शुक्रवार को कोविड-19 के 21 नए मामले दर्ज किए गए। फिलहाल वहां 405 लोगों का इलाज चल रहा है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि कोविड-19 पर स्थायी नियंत्रण के लिए वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है, जो अगले साल के अंत तक 200 करोड़ लोगों को उपलब्ध कराई जा सकती है। तब तक इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने चीन को 2 टूक में कह दिया है कि पूर्वी लद्दाख में उसे अपनी गतिविधियों पर रोक लगानी चाहिए। चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने कहा है कि चीन अगर बल का सहारा लेकर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति को बदलने की कोशिश करेगा तो दोनों तरफ से न सिर्फ सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति भंग होगी, बल्कि व्यापक द्विपक्षीय संबंधों को भी नुकसान पहुंचेगा। पूर्व लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मौजूद सैन्य गतिरोध को हल करने का एकमात्र तरीका यही है कि सीमा पर चीन मौजूदा स्थिति में जबरन बदलाव की कोशिश नहीं करे। चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने पीटीआई को शुक्रवार को दिए एक इंटरव्यू में चीन को चेतावनी देते हुए ये बात कही। भारतीय राजदूत ने कहा कि चीन को एलएसी पार करके भारत की तरफ आने और निर्माण कार्य करने की अपनी कोशिश को बंद करना चाहिए। विक्रम मिस्त्री ने कहा कि भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों का सतर्कता से ध्यान रखना चीन की पूरी जिम्मेदारी है और उसे ये तय करना है कि किस देश में आगे बढ़ा जाए। भारतीय राजदूत ने यह भी कहा कि चीन को सीमाई इलाकों में भारतीय सेना की सामान्य गश्त में अवरोध और बाधाएं उत्पन्न करना बंद करना चाहिए।
चीन में भारतीय राजदूत ने गलवान घाटी पर चीन की संप्रभुता के दावे को भी खारिज किया। विक्रम मिस्त्री ने कहा कि भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हमेशा ही भारतीय इलाके में ही अपनी गतिविधियों को अंजाम दिया है, लेकिन जमीनी स्तर पर चीनी सेना की कार्रवाई ने द्विपक्षीय संबंधों में विश्वास को काफी ठेस पहुंचाई है। इसलिए अब द्विपक्षीय संबंधों में आगे की प्रगति के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत की अनिवार्य शर्त है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और इधर बिहार सरकार ने पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद हुए जवानों के परिजनों के लिए मदद का ऐलान किया है। कल बिहार कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। गलवान घाटी में 15 जून की रात चीन के सैनिकों के साथ हुए हिंसक संघर्ष में जान गंवाने वाले शहीदों के सम्मान में बिहार सरकार ने इन सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया। 15 जून की रात गलवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सैनिक चीन के सैनिकों के साथ सीमा मसले पर बातचीत करने गए थे, लेकिन चीन के सैनिकों ने भारतीय जवानों पर जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान भारत के 20 जवान शहीद हो गए। इनमें से कुछ जवान बिहार के रहने वाले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बैंकों के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बैंकिंग नियमन संशोधन अध्यादेश 2020 जारी कर दिया है। इस अध्यादेश से बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 में संशोधन सुनिश्चित हुआ है, जो सहकारी बैंकों पर लागू है। इससे सभी 1500 से ज्यादा शहरी और बहुराज्यीय कोऑपरेटिव बैंक अब आरबीआई की निगरानी के दायरे में आ गए हैं। बैंकिंग नियमन संशोधन अध्यादेश का मकसद बेहतर गवर्नेंस और निगरानी सुनिश्चित करके जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और सहकारी बैंकों को मजबूत करना है। इसके लिए अन्य बैंकों के संबंध में पहले से ही भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध अधिकारों के दायरे में सहकारी बैंकों को भी लाया जाएगा, ताकि व्यावसायिक रुख अपनाकर बेहतर बैंकिंग नियमन सुनिश्चित की जा सके और इसके साथ ही पूंजी तथा उनकी पहुंच को भी संभव किया जा सके। इन संशोधनों से राज्य सहकारी कानूनों के तहत सहकारी समितियों के राज्य पंजीकों की मौजूदा अधिकारों में कोई कमी नहीं आई है। अध्यादेश के जरिए बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा 45 में भी संशोधन किया गया है, ताकि आम जनता, जमाकर्ताओं और बैंकिंग प्रणाली के हितों की रक्षा करने और उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए किसी बैंकिंग कंपनी के पुनर्गठन या विलय की योजना बनाई जा सके। यहाँ तक कि संबंधित बैंकिंग कंपनी के कामकाज पर अस्थायी स्थगन या रोक लगाने का आदेश जारी किए बिना ही उसके पुनर्गठन अथवा विलय की योजना बनाना संभव हो सकेगा, जिससे कि वित्तीय प्रणाली में किसी भी तरह की बाधा को पूरी तरह से टाला जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नरेंद्र मोदी सरकार ने हमेशा से एमएसएमई सेक्टर पर ध्यान दिया है और उनकी दिक्कतों को दूर करने की कोशिशों में लगी हुई है। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने ये बात आज अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के मौके पर एक वेबिनार में कही। उन्होंने एमएसएमई से जुड़े उद्यमियों से सकारात्मक धारणा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की अपील की। सूक्ष्म, छोटे और मझोले आकार के उपक्रमों का किसी भी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान होता है। एमएसएमई को भारत के विकास का इंजन भी कहा जाता है। जीडीपी में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान 29% है, जबकि देश के निर्यात में इसका योगदान 48% है। इस सेक्टर ने देश के 11 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया है। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की ओर से आयोजित वेबिनार में केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मौजूदा समय में एमएसएमई टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की जरूरत है और विदेशी निवेश लाने की भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के विकास में एमएसएमई के योगदान को 29% से बढ़ाकर 50% पर ले जाना है। गाँव में हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो, एग्रो प्रोडक्ट के प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो, प्री कूलिंग प्लांट हो, कोल्ड स्टोरेज हो, विविध प्रकार के उद्योग अगर वहाँ खुलेंगे तो गांव के युवाओं को माइग्रेंट होकर कहीं मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
उनको अपने गांव में रोजगार मिलेगा। नितिन गडकरी ने कहा कि कोविड-19 से उपजी परिस्थितियों की वजह से आर्थिक लड़ाई लंबी चलने वाली है। उन्होंने कहा कि इस आर्थिक लड़ाई में हमारे लिए कुछ अच्छी चीजें भी हैं और कुछ दिक्कतें भी हैं, जिन्हें सरकार दूर करने की कोशिशों में लगी है। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत मुहिम के तहत इस सेक्टर के लिए बड़े ऐलान किए हैं। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट किया कि एमएसएमई सेक्टर के लिए मोदी सरकार की ओर से 3,70,000 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक पैकेज घोषित किया गया है और ये क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस की स्थापना साल 2017 में संयुक्त राष्ट्र की ओर से की गई थी। इसका मकसद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के स्थानीय और वैश्विक स्तर पर समावेशी और सतत विकास में योगदान देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी स्मारकों, मूर्तियों को बचाने के मद्देनजर एक कार्यकारी विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान स्मारकों को नुकसान पहुंचाने वालों को जेल की सजा काटनी होगी। विधेयक के तहत 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। पिछले कुछ हफ्तों में हुए अमेरिका में अश्वेत अमेरिकी नागरिक की पुलिस हिरासत में मौत के बाद भारी विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिनके दौरान प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका के ऐतिहासिक स्मारकों को नष्ट कर दिया था। इन घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कार्यकारी विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी की आज जयंती है। साहित्यिक रचनाओं के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। उपन्यासों के जरिए बंकिम चंद्र ने देशवासियों में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह की चेतना का निर्माण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने लेखन की शुरुआत अंग्रेजी उपन्यास राजमोहन स्पाउस से की, लेकिन इसे उन्होंने अधूरा ही छोड़ दिया। देशवासियों को आंदोलन के लिए प्रेरित करने के लिए उन्होंने अपनी भाषा पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के माध्यम से राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना को मुखर अभिव्यक्ति देने वाले बांग्ला के सुविख्यात राष्ट्रवादी साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कहा है कि उन्होंने राष्ट्रभक्ति को मातृ वंदन के हमारे संस्कारों से जोड़ा। आनंद मठ जैसे कालजयी कृतियां देश की सांस्कृतिक जागृति का प्रामाणिक दस्तावेज हैं। राजस्थान और पंजाब के बाद टिड्डियां दिल्ली के पास पहुंच गई हैं। आज राजधानी दिल्ली से सटे गुड़गांव और फरीदाबाद के कई इलाकों में बड़ी संख्या में टिड्डियों के दल ने हमला किया। दिल्ली एयरपोर्ट के पास भी टिड्डी दल को देखा गया, इसलिए पायलट्स को सावधान रहने की हिदायत दे दी गई है। गुड़गांव में टिड्डियों का दल पहुंचने के बाद दिल्ली की ओर इनके बढ़ने की आशंका को देखते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आपातकालीन बैठक बुलाई। इस वर्चुअल बैठक में दिल्ली में टिड्डियों के हमले की आशंका को देखते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही दिल्ली के साउथ और वेस्ट डिस्ट्रिक्ट को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश और बिहार समेत पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश का अनुमान जताया है। वहीं असम में बारिश और बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है, जिसके बाद प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। मौसम विभाग ने 28 और 29 जून को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अगले कुछ दिनों में पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार में भारी बारिश का अनुमान जताया है। वहीं दक्षिण भारत में भी भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य तारीख 8 जुलाई से पहले देश भर में पहुंच गया है और हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के कई इलाकों में भी हल्की बारिश हो सकती है। वहीं असम में भारी बारिश से बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। कई दिनों से लगातार तेज बारिश के चलते यहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रदेश के 16 जिलों के 700 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं गुवाहाटी में भी कई इलाकों में भारी जल जमाव देखने को मिल रहा है। 2.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। असम राज्य प्रबंधन प्राधिकरण ने बाढ़ से निपटने और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप अपना ख्याल रखें और कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हर जरूरी कदम उठाएं, सावधानी बरतें। नमस्कार।